आज मैं मेरे भाई को मार डालने वाली हूँ। आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। मौसी, ये आधा बटा दो। काय ताई, एक वाटा तो लो, आधा वाटा तो सिर्फ एक बंदे के लिए काफी है। पता है मौसी, एक बंदे के लिए चाहिए। लौका कर। मच्छी कड़ी सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई शिरीष के लिए बनेगी। मैं शिरीष से पूछती हूँ वो हमारे साथ चलेगा क्या। ए शिरीष, ए उठ रे शिरीष। गायला लगाई। शिरीष, मैं और गौरी मंदिर जा रहे हैं कथा सुनने। सारा दिन वहीं लग जाएगा, घर पे कोई खाना नहीं बनेगा। तू चलेगा हमारे साथ? चलेगा हमारे साथ? अरे जाओ तुम लोग। तैयारी सुन, मेरे लिए मच्छी कड़ी चावल बना के जा। अभी बाहर जा रहा हूँ, लौट के खा लूंगा। पर अभी कौन बनाने बैठेगा? कथा के लिए भी देर हो रही है। मैं बोला ना बना के जा। मेरे को आज मच्छी कड़ी खाने का मन है और ये कथा वथा होती रहती है। अरे पर 7:30 बज गया है। हाँ वो भी रोज बजते हैं। चल जल्दी बना, मेरे को मच्छी कड़ी खाने का मन है। गौरी, ये मच्छी कड़ी की जिद कर रहा है, तू फटाफट जाओ, थोड़ी सी मच्छी ला दे मुझे। आई तू मंदिर जा, मैं जल्दी से मच्छी कड़ी और चावल बना कर आती हूँ। नको ना, मैं बना लूंगी उसके लिए, तू बस मच्छी ला दे मुझे। आई मैं जा रही हूँ, तो एक काम कर, चावल चढ़ा दे। मैं जल्दी से मच्छी कड़ी बनाकर मंदिर आती हूँ। मस्त झणझणीत पाहिजे, लौट के खाऊंगा मैं। गौरी जो करने निकली थी उसका नतीजा क्या होने वाला था उसका गौरी को कोई अंदाजा नहीं था। उसे भनक तक नहीं थी कि जो हत्या वो करने चली थी वो कितनी भयंकर तबाही मचाने जा रही थी। धर्मात्माओं के गृह में लक्ष्मी रूप से उम्मीद कर रही हूँ कि जब आई और मैं घर पहुंचेंगे तब शिरीष मर चुका होगा। मैं अपने आप को तैयार कर रही हूँ नाटक करने जब शिरीष की लाश सामने मिलेगी। मैं सोच ही रही थी कि तू मेरे साथ चले, और अच्छा हो ना तू चली गई मेरे साथ। अगर कोई सवाल पूछे गए मुझसे तो मैं उनके जवाबों को तैयार कर रही हूँ। उनके साथ है नहीं कोई। ये देख, ये खा पी के फिर निकल गया। आई मेरे पास दूसरी चाबी है, मैं खोलती हूँ। हाँ, ये देखो, ये जैसा मैंने सोचा था ये वैसे ही करके गया है।
खा पी के निकल गया बाहर। इसका कोई और काम ही नहीं है, कहीं से भी जाओ और बाहर आओ और ये सब चीजों को समेटते रहो। ये देखो ना क्या हालत करके गया है घर की, और इसको साफ कौन करेगा? इसको साफ तू और मैं करेंगे, और थोड़ा ना कोई हमारा काम है। ये देख गंद फैला के गया है। अरे वाह, इसलिए बनवाया था ये सब। मैं तो यही करती रही और यही करती रहूंगी जिंदगी भर। बस यही आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले आई। हाँ, हाथ तो मैं धो लूंगी, इसमें कहने का क्या है? नहीं, वो तूने इतनी झूठन उठाई तो। सारी जिंदगी झूठा ही तो उठाई, और किया क्या है मैंने इसका? रोज शाम को आएगा, कभी किसी को लेके आएगा, कभी किसी को लेके आएगा। नहीं होता मुझसे अब। क्या हुआ गौरी? शिरीष, शिरीष, ए शिरीष, शिरीष आंखें खोल रहे। ये हिल क्यों नहीं रहा विष्णु भाऊ? गौरी जरा देखना तो उसकी सांस चल रही है कि नहीं। लग तो रहा है विष्णु बाबू। तू गाड़ी भगा, सिग्नल विग्नल मत देखना, बिंदास गाड़ी भगा। बेटा सांस नहीं चल रही है, मुझे पता है। शिरीष मर गया है। शिरीष, शिरीष, शिरीष। सॉरी, पेशेंट के यहाँ आने से पहले ही मौत हो चुकी थी। तो ऐसे कैसे मर सकता है मेरा बेटा? सॉरी, पर वो मर चुका है। लेकिन डॉक्टर, जब हम उसे यहाँ लाए थे तभी तो उसकी सांसें चल रही थी। जब मेरी टेबल पर लाया गया उसकी डेथ हो चुकी थी। डेड ऑन अराइवल डिक्लेयर किया है हमने। पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा। जी हाँ, ये मौत संदेहजनक है और हमें भी इस मौत का कारण नहीं मालूम। ये केस पुलिस हैंडल करेगी और पोस्टमार्टम होगा। यहाँ मुंह खोल के पड़ा हुआ था शिरीष। बाहर वाले रूम में साथ देसी शराब की बोतलें पड़ी हुई, तो दारू पीने बैठा था। पता नहीं सर, मैं और आई तो मंदिर गए थे। जब लौट कर आए तो उसे ऐसी हालत में पाया। गौरी, तुम्हारा भाई अकेले तो 7 बोतलें नहीं पी सकता। किसके साथ बैठा था? मुझे नहीं पता सर। मच्छी कड़ी चावल खाना था उसे, हमने बना दिया। मुझे नहीं पता वो किसको घर पे लेकर आया। आप जानती होंगी उसके दोस्तों को जिसके साथ बैठ के वो पीता था? 3-4 दोस्त हैं उसके। एक वो निखिल पवार, मिहिर, एक जुनैद है, और वो परेरा का बेटा जोसेफ। हमें इनसे बात करनी होगी। आपके पास नंबर्स हैं इनके? देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से हमें मौत का कारण पता चल जाएगा, लेकिन उसके पहले इनसे बात करनी होगी। मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, पर ये चारों हमारी विट्ठलवाड़ी में ही रहते हैं। देसी दारू है सर। आसपास के देसी दारू के ठेकों से पता करना पड़ेगा ये दारू इन्होंने कहाँ से ली थी। ठीक है, सारी बोतलें उठाओ, लैब में भेज दो। आपके पास शिरीष के किसी दोस्त का नंबर है? नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनमें से कोई आया था या कोई और। मिहिर कामले, निखिल पवार, जोसेफ परेरा और जुनैद असलम, इन चारों को उठा ले विट्ठलवाड़ी से, जल्दी। मैडम, ये मामला एक ही मौत का नहीं है, और भी हैं। पिछले 1 घंटे में एग्जैक्टली शिरीष जैसे 3 और डेड ऑन अराइवल केस हुए हैं। सस्पिशियस डेथ। तीनों इसी तरह मरे? हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तीनों डेड ऑन अराइवल हैं। निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, ये तीनों शिरीष भागवे के दोस्त हैं और तीनों मर चुके हैं। हाँ सर, तीनों डेड ऑन अराइवल। एक चौथे का भी नाम लिया था उसकी आई ने, जोसेफ परेरा, उसका क्या हुआ? सर, उसके बारे में पता नहीं है। एक कांस्टेबल को भेजा है विट्ठलवाड़ी उसके घर। गौरी, शिरीष के 4 में से 3 दोस्त, निखिल पवार, जुनैद असलम और मिहिर कामले, तो इनका नाम आपकी आई ने लिया था।
हॉस्पिटल में मरे हुए लाए गए। तीनों? जी। अशोक, सारी बोतलें ठीक से पैक करो और लैब में भेजो, और जल्दी पता करो ये शराब कहाँ से खरीदी गई थी। ये जहरीली शराब का केस लगता है। जी सर। फिश का बास कमाल। चल जल्दी चटाई ले। ये ले पकड़। बात सुनिए, एक सेकंड पहले मेरी बात सुनिए। शांत हो जाइए, मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। आप बोलिए क्या? आप बोलिए। पी के आया था पता नहीं कहाँ से, उसके बाद में घर में घुसा, 2 मिनट के लिए बैठा और गिर गया। निखिल, 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 काय झालं तुला? ए जुनैद उठ, कितनी पी रखी है बेशरम। ए जुनैद उठ, जुनैद, ए जुनैद, कासिम, रुबीना, देख तो जुनैद को क्या हो गया। ए जुनैद, मिहिर, काय झालं रे तुला? पिऊन आलास का? दत्ता, इसकी सांसें नहीं चल रही है। काहीतरी काय बोलू नका। मिहिर, 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 काय झालं रे तुला? मुझे लगता है आपका बेटा जुनैद, आपका बेटा मिहिर और आपका बेटा निखिल, ये तीनों शिरीष भागवे के घर उसके साथ बैठकर दारू पी रहे थे। जब शिरीष को अस्पताल लाया गया तब वो भी मरा हुआ था। लेकिन मैडम, ये 4 के 4 लड़के मर कैसे गए? तहकीकात चालू है। ये बताइए जोसेफ परेरा कहाँ रहता है? जोसेफ, वो तो अपने विट्ठलवाड़ी का लड़का है, मगर सुबह से दिखा नहीं है। विट्ठलवाड़ी और उसके आसपास की शराब की दुकानों पर तफ्तीश करने के बाद हमें पता चला कि शिरीष और उसके दोस्तों ने वो शराब रमाकांत साकोलकर के ठेके से खरीदी। तांबा, पीना बंद करो। अशोक, सारी बोतलें सील करो और गाड़ी में डालो, एक भी बोतल छूटनी नहीं चाहिए। हुआ क्या साहब? बात क्या है? अचानक ये धाड़। शिरीष भागवे, मिहिर कामले, जुनैद असलम और निखिल पवार, ये चारों आज तेरे यहाँ से दारू ले गए थे। हाँ साहब, ये तो मेरे बंधे हुए ग्राहक हैं। छूट गए, चारों आज इस दुनिया से छूट गए। आइला, कैसे साहब? कैसे? चलो चलो, निकलो, तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाना, मिलावटी दारू है। चल। अरे नहीं साहब, मेरे यहाँ की दारू में कोई मिलावट हो ही नहीं सकती। तेरी दारू में दारू थी ही नहीं, सिर्फ जहर था। मेरे यहाँ की दारू में कोई मिलावट नहीं है, बहुत पुराना ठेका है मेरा। गौरी, ये सब कैसे? मुझे नहीं पता अनिल जी, मैंने न्यूज़ में सुना कि जहरीली शराब थी। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। वसई शहराच्या 12 लाख रहिवाशांना आज सकाळी जबरदस्त धक्का बसला आहे। त्यांना ही बातमी मिळाली आहे की 4 तरुण विषारी दारूचे शिकार झाले आहेत। पोलिसांनी देशी दारूच्या दुकानावर छापा मारून दुकान सील केलं आहे आणि दुकानाच्या मालकाला अटक करण्यात आली आहे। मृतकाचे नातेवाईक दुःखात कोसळलेले आहेत आणि संबंधित शहरात देशी दारू बंदीची मागणी होत आहे। ठार झालेले 4ही तरुण 25 वर्षाच्या खालती होते, त्यातला एक तरुण फक्त 19 वर्षाचा होता। मुझे बताया गया है कि ये ग्रुप शराब के साथ में ड्रग्स भी लेता। हमने ड्रग सप्लायर को हिरासत में लिया। एक बूंद मिलावट की भी मिली ना मेरे माल में तो आप केस वेस मत करना, सीधा मेरा एनकाउंटर कर देना, नहीं तो मैं खुद को मार लूंगा। उससे क्या होगा? तेरा सप्लायर, उसका होलसेलर, सबकी चेकिंग हो रही है। सारे सैंपल्स हर लेवल पर चेक हो रहे हैं ना मकान। सर, जितनी चाहो चेकिंग कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। आप जरा सोचिए, कल जब आपने छापा मारा था
वहां बैठकर जितने लोग भी पी रहे थे उसमें से कोई बंदा मरा? किसी को एक हल्की सी उल्टी तक नहीं आई। लेकिन 4 बंदे मरे और एक गायब है। उसे पूरे वसई और मुंबई के अस्पतालों में खोजा जा रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता कि शिरीष और उसके दोस्त मेरा माल पीकर मरे। अरे वो तो रोज के पड़े रहते थे मेरे ठेके पर। सर, ये चारों शिरीष, निखिल, मिहिर, जुनेद चारों हिस्ट्री शीटर्स थे और ये 5वां जोसेफ परेरा भी। चोरी के मामलों में कई दफ़ा अंधेरों में सबके सब। लाला गाड़ी चोर के ग्रुप में ट्रेनिंग ली थी इन्होंने, फिर खुद का करने लगे। ये 5 ही हैं या कोई और भी इनके गैंग में? यही 5 थे सर। जोसेफ को ढूंढने गुरु खबरी को लगा दिया। किसी भी हॉस्पिटल से जोसेफ की कोई खबर नहीं? नहीं सर। और वो देसी ठेके का मालिक रमाकांत, उसने कुछ बताया? वही कैसेट बजा रहा है सर। सालों से ठेका चला रहा है दारू का, ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं। कह रहा है उसकी शराब में मिलावट हो ही नहीं सकती। वैसे उसकी ठेके की और उसके सप्लायर्स की सारी शराब की बोतलें FSL भेज दी गई हैं टेस्टिंग के लिए। सर, जिसने भी रमाकांत के ठेके पर शराब पी, उनमें से एक भी बंदा बीमार नहीं है। ये चारों जब कल दोपहर को शिरीष के घर पर दारू पी रहे थे, जोसेफ नहीं था वहाँ पे? वो पता नहीं है सर, अभी तक उसके बारे में कोई खबर मिली नहीं है हमें, और ये चारों तो है नहीं बताने के लिए। तो अगर जोसेफ को अभी तक कुछ नहीं हुआ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसी ने इन चारों की शराब में जहर मिला दिया हो, उसके बाद फरार हो गया? शिरीष की माँ और बहन को बोला, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या उसकी शिरीष के साथ कुछ अनबन थी। शिरीष की माँ अभी इस हालत में नहीं है कि कुछ ठीक ठीक बता सके। उसकी बहन से बात करने की कोशिश करते हैं। आई और मैं जब मंदिर से लौटे तो सब कुछ बिखरा हुआ था सर। आई ने ही सारी प्लेट्स उठाई थी। अब वो 4 थी या शायद 5, याद नहीं। तुम्हारे भाई शिरीष का उसके दोस्तों में से किसी से झगड़ा था? कोई अनबन थी, स्पेशली वो जोसेफ से? नहीं मैडम, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। तुम जॉब करती हो? जी सर, हाई एक्सप्रेस कोरियर्स में। तुम्हारा भाई शिरीष और उसके चारों दोस्त निखिल, मिहिर, जुनेद और जोसेफ चारों हिस्ट्री शीटर्स थे? जी सर। अरे ताहिर साहब, मेरी ताई को फ़ोन मारो ना, बुलाओ ना उसको यार। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, 2-3 दिन सड़ो यहाँ पे। मैं क्या बोलता है, नेक्स्ट टाइम से आपका कट अलग से रखूंगा, आई शपथ। एक नहीं 3 बाइक चुराए हैं उसने। तीनों जगह के CCTV में छपा है वो। बस ये आखिरी बार माफ कर दो, इसके बाद नहीं करेगा। ओ भागश्री भाई, ये कब तक ये माँ बेटी एक ही बात बोलेंगे, आगे से नहीं करेगा, आगे से नहीं करेगा? कब तक कमा कमा के उसके लिए जमानत करवाओगी? सर एक लास्ट चांस दे दो प्लीज। पिछली बार चांस देके मैंने गलती की थी, इस बार सीधा कंप्लेंट रजिस्टर हुआ है, मामला अब कोर्ट में सुलझेगा। तुम चाहो तो वहाँ अर्जी डाल सकती हो जमानत की, मैं कुछ नहीं कर सकता। जमानत की अर्जी डाल देना। गौरी ताई, मेरी भी अर्जी डाल देना ना। इसकी भी डाल दे। पैसे लगते हैं शिरीष, बिल की रकम के अलावा वकील की फीस, चाय पानी। तो सड़ता रहूँगा। इतने पैसे नहीं है शिरीष, मैं तुझे कितनी बार समझा चुकी हूँ, चोरी चकारी बंद करो, कोई ढंग। लेक्चर लो कोई माला इकडे। जल्दी पैसे के बंदोबस्त कर। वो नहीं लेना, उसे एडवांस ले ले, तेरे को तो मना भी नहीं करेगा। ऐसे कई बार उसकी जमानत कराई थी सर। भाई था, लेकिन उसके दोस्तों के साथ उसका क्या आंकड़ा था ये मुझे नहीं मालूम। मौत जहर से हुई है। अब जहर किस चीज में मिलाया गया था ये डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलेगा। शराब में मिलावट थी ना? लग तो ऐसे ही रहा, पर पक्का नहीं कह सकते। अच्छा एक बात बताओ, क्या किसी ने जानबूझकर जहर दिया हो सकता है, किसी और तरीके से? सर मुझे नहीं पता। शिरीष का उस दिन मच्छी कड़ी खाने का मन कर रहा था। आई ने चावल बनाए और मंदिर चली गई। मैं बाजार से मच्छी लेकर आई, कड़ी बनाई और फिर मैं भी मंदिर चली गई। शाम तक हम दोनों मंदिर में ही थे। अब हमारे पीछे से घर पे शिरीष और उसके दोस्तों के बीच में क्या हुआ क्या हमें नहीं पता सर। देवा प्लीज मुझे बचा लो, मैं सिर्फ शिरीष को मारना चाहती थी। मुझे नहीं पता था कि इतने लोग मरने वाले। बचा लो मुझे भगवान। मामा जोसेफ, शिरीष, निखिल, जुनैद,
मिहिर चारों गए सर। सर कैसे सर? कैसे सर? मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा। तू जिंदा है इसका हमें यकीन नहीं हो रहा जोसेफ, तो तू यकीन दिला। सर 22 जुलाई को मैं वसई में था ही नहीं, मैं पूना में था। देख जोसेफ, आज 24, सच बोल 22 को क्या हुआ और 2 दिन पहले तू कहाँ गायब था? वरना 25 को तेरी लाश किसी गटर में पड़ी होगी। गॉड प्रॉमिस, मैं 22 तारीख को पूना निकल गया था और जाने से पहले मैं शिरीष और निखिल को मिल गया था। कितने बजे? 11:30 बजे मॉर्निंग में। तो शाम को जाना, अभी रुक जा हमारे साथ, दारू पीते। ताई ने मस्त मच्छी कड़ी बनाया, चल। और जुनेद और मिहिर भी आ रहे, रमाकांत के ऐसे दारू उठाते और बैठते हैं। बस में टाइट होकर सो जाना, चल। अरे बाबा, मेरा अर्जेंट काम है पूना में, अगले संडे बैठते हैं। ये अर्जेंट काम का कोई नाम वाम है क्या? फोटो वोटो या वीडियो है तेरे पास? अबे आइटम नहीं है, काम है मेरा, सही में घर का काम है मेरा। मैं आता हूँ ना, फटाफट निपटा कर आता हूँ, फिर करते हैं। चल ठीक है, चल अच्छे से। मैं पूना से लौटा था सर, आपके कांस्टेबल ने उठा लिया मेरे को। उसके मुंह से सुना मैंने सब कुछ। क्या अर्जेंट काम था पूना में? फोन क्यों बंद था तेरा? फोन तो सर मैं बंद करके निकला था यहाँ से। मैं क्यों? मैंने कुछ किया होता तो मैं लौट कर क्यों आता यहाँ पर? दोस्त थे मेरे, साथ में काम करते थे अपन लोग। चोरी के पैसों को लेकर झगड़ा था, तुमने उन चारों को जहर क्यों पिलाया? क्या बात कर रहे हैं आप? सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी। वो तो फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट बता देगी। तू ये बता, तू पुणे किस काम से गया था? तो फोन क्यों बनता तेरा? देख जोसेफ, अगर तुम चारों के साथ दारू पीने नहीं बैठा तो तुझे पक्का मालूम था कि वो लोग मरने वाले हैं। नहीं पता था सर, और मुझे पता होता तो सर मैं उन्हें क्यों मरने देता? मैं बचाना लेता उन लोगों को। सब लोग बोल रहे हैं रमाकांत की दारू में मिलावट थी, वहाँ प्रॉब्लम थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे को कैसे समझ में आएगा? क्योंकि तू पुणे गया ही नहीं, तूने उन चारों को मरवाया, खुद ना कुछ खाया ना पिया, सिर्फ उन चारों को पॉइजन खिलाया। सर मैं पूना गया था, मेरा पार्टनर है पूना, एल्बर्ट, आप उससे पूछ लो। कौन एल्बर्ट? दोस्त है मेरा, पूना में रहता, उसी के साथ मेरा प्रोग्राम बना था। कैसा प्रोग्राम? एक ज्वेलरी शॉप है करवे रोड पर पूना में, तो उसी को लूटना था हम लोगों को। ये तेरा दोस्त अल्बर्ट अभी पुणे में? हाँ, वो उधर ही रहता, उधर ही होगा ही। एड्रेस और नंबर दे उसका। सर, एफएसएल से फोन आया है। सर ठेके की सारी शराब के सैंपल्स टेस्ट किए हैं, कहीं कोई पॉइजनिंग नहीं मिली। उसमें जहर के कोई ट्रेसेस नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और वो 7 बोतलें जो शिरीष भागवे के घर से मिली? उन्हें भी टेस्ट किया सर, लेकिन उनमें भी कहीं पॉइजनिंग के ट्रेसेस नहीं मिले। ऐसे कैसे अरुण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ साफ पॉइजनिंग की बात मेंशन है। अग्रीड, हमने इन 7 बोतलों को 3 बार टेस्ट किया है, लेकिन कहीं भी पॉइजनिंग के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। और सर वैसे भी ये ज़रूरी तो नहीं कि पॉइजनिंग सिर्फ शराब से हुई हो। सर इसका मतलब रमाकांत लिस्ट से आउट, उसकी शराब में कोई मिलावट नहीं है। ये चारों लड़के ड्रग्स भी लेते थे सर। लेकिन चारों लड़कों की ब्लड रिपोर्ट में ड्रग ओवरडोज मेंशन नहीं। पुणे में जोसेफ का पार्टनर अल्बर्ट अरेस्ट हुआ है सर। दोनों ने ज्वेलरी की शॉप वाकई में लूटी थी, ज्वेलरी भी बरामद हुई। वैसे जोसेफ कुछ और भी बता रहा है सर। चारों को कोई मारना चाहता था? आप बोल रहे हैं ना कि पॉइजन दिया गया था। पॉइजन तो दिया गया है, पर ऐसा कौन कर सकता है? सर शिरीष की बहन है गौरी, उसका अनिल खानविलकर जो उसका सेठ है उसके साथ लफड़ा चल रहा था। ऐसा निखिल और जुनैद उसको बोलते थे शिरीष को। 1 साल से चल रहा था। अबे तू मार क्यों रहा है? हाँ, तेरे को जो है वो बताया ना मैंने। ए निखिल चुप, मुंह बंद कर तेरा अभी। लेकिन एक बात समझ ले, जो है वो है, बदलने वाला बिल्कुल नहीं है। सीरिया तू हम लोग पे क्या भड़क रहा है रे? जब हम लोग ने देखा ना तभी अपनी भी सटकी थी, समझा? देख शिरीष सुन, तेरी मम्मा भी उधर ही काम करती है ना, हाँ? तो उनसे पूछना क्या सही है क्या गलत है। तू नाराज क्या हो रहा है? अबे अनिल सेठ और गौरी दाई का लफड़ा चालू भी रहेगा, अपनी मौसी को मालूम भी रहेगा, फिर भी वो लोग इस कीड़े को बताएंगे क्या? मेरे हद करता है यार तू। हमें समझने की कोशिश करना, हम पर काय को भड़क रहा है। एक बात समझ ले तू, अनिल सेठ एक शादीशुदा सेटल आदमी है, गौरी ताई का फायदा उठा रहा है वो बस। हाँ, उसको मालूम है तेरी बहन तलाकशुदा है, तो फ्री में मुंह मार रहा है साल। तेरे चुरे चुप। पूरे वर्ल्ड को पता था सर इस बारे में, अफेयर है, और शिरीष को उन दोनों से बहुत खुन्नस थी। तो ये जहर कौन दे सकता है? किसने दिया होगा और क्यों दिया होगा? क्यों दिया सर, ये तो जहर डालने वाले से पूछ लो आप। उसी से तो पूछ रहे हैं, तू भी तो हो सकता है ना वो। सर मैं उन लाशों में से हो सकता था, वो तो मैं गया नहीं उनके साथ, निकल लिया वहां से तो बच गया मैं।
सब लोग शिरीष के घर पे बैठे थे सर, वहीं दारू पी रहे थे और गौरी ने फिश करी बनाई थी। गौरी? तो क्या गौरी ने जहर डाला होगा? पता नहीं सर, दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में इतना पॉइजन जमा हो गया था। गौरी को नहीं, उसके बॉस को बुलाओ, अनिल खानविलकर को। सर जोसेफ की बात से एक बात तो साफ है, हमें फिश करी और बर्तनों को भी भेजना चाहिए था फॉरेंसिक लैब में। साउंड प्लेट्स का क्या हुआ था? सर सारे धुल गए थे। अब तक हम सिर्फ शराब की बोतलों पे शक कर रहे थे और गौरी और उसकी माँ ने जो बयान दिया हमने उसी को सच माना। ये शराब की बोतलें और ठेके की शराब हम दोनों चेक कराएंगे। जी। गौरी भागवे की पूरी हिस्ट्री चाहिए मुझे, खास करके 22 जुलाई की। वो फिश लाई थी, उसने फिश करी बनाई थी, कहाँ से लाई थी, कहाँ गई? पर मालिक वो तो बहन थी ना उसकी। क्यों? बहन भाई को मार नहीं सकती? पर चारों को? इतना बड़ा कांड। दारू में जहर नहीं था ये तो पक्का हुआ है, और उन चारों ने फिश करी गई थी उस घर में। हाँ वैसे भी शिरीष माँ बेटी के लिए बहुत बड़ा सरदर्द तो था ही। ऊपर से सुना है शिरीष को गौरी और उसके बॉस अनिल के अफेयर को लेकर आपत्ति थी। अब सोच। पुलिस स्टेशन आना? ओके जी, आता हूँ मैं। नहीं मैं नहीं बताऊँ। अनिल, गौरी पिछले 4 साल से तुम्हारी कोरियर कंपनी में जॉब कर रही है? जी। उसने डिवोर्स के बाद तुरंत ज्वाइन किया था। उसकी आई जो पिछले 12 साल से मेरे यहाँ जॉब कर रही थी वही उसे लेकर आई थी। हमें शक है कि गौरी ने अपने भाई शिरीष और उसके तीनों दोस्तों को जहर देकर मार डाला। क्या? गौरी ने? हो ही नहीं सकता सर। गौरी ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि उसके भाई शिरीष को तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। झूठ है सर ये। सर शिरीष एक नंबर का यूजलेस लड़का था। एक तो नशेबाज, ऊपर से चोर। बेवजह अपनी बहन पर और मुझ पर घटिया इल्जाम लगा रहा था। तो अफेयर नहीं है? गौरी अपने तलाक के बाद बहुत मुश्किल दौर से गुजरी और फिर मेरे यहाँ काम पर लगी और अब बहुत मेहनत से काम कर रही है। अपने बिखरे सपनों को बटोरने की कोशिश कर रही है। अनिल जी आप देखिए ना, अगर इसके लिए कुछ काम है तो आप इन्हें कल से भेज दीजिए, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर एक तरह से भाग्यश्री ताई का लिहाज करके गौरी पर तरस खाकर मैंने उसे नौकरी दी। वैसे जगह खाली नहीं थी, पर बहुत जल्द मुझे समझ आ गया कि गौरी 4 लोगों का काम एक साथ कर सकती है। वो न सिर्फ काबिल है बल्कि ईमानदार और बेहद मेहनती। देखते देखते हर काम में माहिर हो गई। डिस्पैच हो, कस्टमर के साथ बात करना हो। आखिर में मैंने उसे अकाउंट्स में लगा दिया और अब तो वो लगभग खुद से पूरा ऑफिस चलाती है समझो। उसने अपनी जगह मेहनत और लगन से कमाई है सर। अब मेरी तरफ से किसी मेहरबानी का तो सवाल ही नहीं है। उल्टा आज वो मेरे ऑफिस में अकेली बहुत सारा काम संभालती है। उसके बिना ऑफिस में बहुत मुश्किल हो जाती है मुझे। सर गौरी और मेरे बीच में कुछ नहीं है। हाँ उसका बॉस और एक दोस्त होने के नाते मैं उसकी सिचुएशन को समझता हूँ, उसे इज्जत देता हूँ, उसका ख्याल रखता हूँ। सर मुझे बताइए, अगर मैं शाम को उसको घर ड्रॉप करने जाता हूँ तो उसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारा अफेयर चल रहा है। सर मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने परिवार से बहुत खुश हूँ और गौरी के मन में भी ऐसी कोई फीलिंग नहीं है सर, पर शिरीष के मन में यह जहर था। नामदेव क्या है ये? सामने जैसे मना किया यहाँ बैठ के मत पी, लेकिन ये मान ही नहीं रहा। शिरीष घर जा। गौरी के साथ जो भी चल रहा है सब बंद। तू अपनी बकवास बंद कर अभी। बकवास लग रहा है तेरे को ये सब? हाँ ये बकवास चल रहा है। नामदेव पुलिस को बुला। मिलिट्री बुला, फोन लगा, चल मिलिट्री बुला। आज किधर है गौरी? हमारा तू निकल गया। गौरी इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। तू निकाल गौरी को यहाँ से अभी। तेरी बहन को अगर नौकरी छोड़नी होगी ना तो मुझे बोल देगी, तुझे बोलने की जरूरत नहीं है। वो क्यों बोलेगी? ये देख, चुप, तमाशा मत कर, निकल यहाँ से, निकल तू यहाँ से। तू रिजाइन दे अभी के अभी। पेपर लेके आए, चल। हाँ दे दूंगी, लेकिन पहले तू खुद एक अच्छी नौकरी पकड़, 1 महीना टेक, आई को हाथ में पगार दे, फिर छोड़ूंगी मेरी नौकरी। 1 पैसा घर पे नहीं देता, बहन के पैसे से शराब पीता है, उल्टे सीधे धंधे करता है, जेल जाता है। यही जमानत कराती है ना तेरी, और उसी पर रौब जमा रहा है तू। शर्म नहीं आती तुझे? तुझसे तो ज्यादा आती है।
घर पे बीवी है, बच्चे है, लेकिन साफ बाहर मुंह मारने चले। इसका क्या है, इसका शादी वादी टूट गया, घर पे धमक गई है, और तू मस्त फ्री फ्रेंड में मजा गुलाटी पे गुलाटी मार रहा है। हाँ, खुला मैदान जो मिला तुझे। कोई और होता ना तो मुंह तोड़ देता तेरा इस समय। हाथ लगा। तेरे जैसा भाई ना किसी को ना मिले, लेकिन इसके जैसी रकेल सबको मिले। क्यों? 4 आने की तनख्वाह दो और रुपए का मजा लो। वाह, पागल हो तुम क्या गौरी? अपने उस नालायक बदतमीज भाई की जमानत कराना चाहती हो? सब भाई है मेरा। देखो गौरी, मुझे तुम्हें लोन देने में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही तुम्हारी आई को। तुम दोनों बहुत मेहनत करके पैसा कमाते हो और मुझे पूरा भरोसा है समय से पहले लोन लौटा भी दोगे। मगर अपने उस बदतमीज भाई सर, आई की जान बसती है उसमें। अगर उसकी जमानत नहीं कराई ना तो आई की हालत खराब हो जाएगी। इतना कुछ करती थी गौरी शिरीष के लिए, उसे मार कैसे डालेगी? तंग आ गई होगी शिरीष की हरकतों से। और उसके दोस्त, उसके दोस्तों को भी ऐसी मार डालेगी। उनसे भी गुस्सा होगा, नाराजगी होगी किसी बात को लेकर। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि गौरी ऐसा कर सकती है। वैसे तुम्हारे और गौरी के अफेयर के बारे में शिरीष का जो दोस्त जिंदा बच गया उसने हमें बताया। सर झूठ है वो, वही सब साले उसके कान भर रहे थे। वही तो मैं कह रहा हूँ, गौरी को शिरीष के दोस्तों पर गुस्सा आया होगा, बहुत गुस्सा, इसलिए उसने सबको खत्म कर दिया। नहीं, इसमें जोसेफ का हाथ नहीं लगता सर। उसे पुणे पुलिस को हैंडओवर कर दिया है ज्वेलरी शॉप की चोरी के केस में। गौरी, जितना उसका बैकग्राउंड निकल के आया है सर, इतना तो क्लियर है कि उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि कई बार अपने भाई की जमानत दी है। डिवोर्स ही थी, उस एंगल से कुछ निकला? 4 साल पहले क्लीन डिवोर्स हुआ था, ऐसा सुना है। एक्स पति ट्रेस नहीं हो पाया है। लेकिन सर, उसका इन चारों के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है? यस डॉक्टर मौर्य, डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। इंस्पेक्टर, पॉइजन खाने में था। उन चारों के पेट से जो अनडाइजेस्टेड फूड मिला था उसमें पॉइजन के ट्रेसेस मिले। खाने में? इन चारों ने फिश करी और राइस खाए थे। डॉक्टर, क्या बता सकते हैं कि किस किस्म का पॉइजन इस्तेमाल हुआ? क्योंकि शिरीष के घर में जो बर्तन इस्तेमाल हुए थे वो हमारे पास नहीं है, वो धुल चुके हैं। पॉइजन। सर, गुरु से बात हुई, कह रहा था 22 जुलाई की सुबह गौरी पहले मच्छी मार्केट गई, उसके बाद घर और फिर मंदिर, और फिर मंदिर से वापस घर अपनी माँ के साथ लौटी। गौरी के फोन रिकॉर्ड्स इस मूवमेंट से मैच करते हैं सर। डॉक्टर मौर्य का कहना है कि खाने में जहर मिलाई गई, पॉइजन। अब या तो वो मच्छी करी में मिलाया गया होगा या फिर चावल में। पहले से प्लानिंग की गई होगी। गौरी के घर की तलाशी लें सर। अगर प्लानिंग पहले से की गई है और बड़ी चालाकी से बर्तन धोए गए हैं फिर तो चांसेस बहुत कम है कि पीछे कोई निशान छोड़ा होगा। माँ बेटी को अलग अलग क्रैक करते हैं सर। पता चला दोनों की मिली भगत थी, या सिर्फ माँ का हाथ भी हो सकता है, या सिर्फ गौरी का। आई, पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस को कुछ बात करनी है। गौरी, शिरीष और उसके 3 दोस्तों को तुमने जहर दिया है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हमारा कोई अफेयर है। मैंने सच बता दिया, नहीं है। उन्होंने मुझसे पूछा क्या तुमने ये कांड किया है। मैंने बोल दिया मैं सोच भी नहीं सकता। गौरी अपने सगे भाई को कभी नहीं मार सकती। जहर कहाँ से खरीदा था? मैंने किसी के लिए कहीं से कोई भी जहर नहीं खरीदा था। जहर शराब में नहीं, घर के बने खाने में था, चावल में या मच्छी कड़ी में। भाग्यश्री जी, उन चारों ने वही खाया जो आप लोगों ने बनाया था। आप दोनों में से किसने जहर मिलाया था खाने में और क्यों? मैं अपने बेटे को और गौरी अपने छोटे भाई को जहर देकर क्यों मारेगी? आप लोग पागल हो गए हैं क्या? और उसके दोस्त, वो कैसे मरे? उनको भी हमने मारा है? क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? कोई गुस्सा नहीं था शिरीष पे सर, वो पहले से ही ऐसा था। उसे सही गलत की कोई परवाह ही नहीं थी। जब बाबा थे तब भी वो ऐसा था, उनके जाने के बाद भी वो ऐसा ही रहा। उसने कुछ नया नहीं किया था कि अचानक हमारा गुस्सा उस पर उमड़ पड़े। तुम्हारी शादी तुम्हारी भाई की वजह से टूटी थी? नहीं। फिर क्यों टूटी? थे कुछ कारण। क्या कारण थे गौरी? मैंने कहा ना सर, शिरीष कारण नहीं था।
तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बीच में प्यार था? उसके दोस्तों ने तुम्हारे साथ कुछ किया था? नहीं। तुम्हारे बॉस अनिल खानविलकर का तुम्हारे भाई शिरीष के साथ कोई पंगा था? कत्ल के एक दिन पहले 21 जुलाई को तुम्हारे भाई ने तुम्हारे ऑफिस के बाहर काफी हंगामा किया था। ए गौरी बाहर है, गौरी बाहर है, बाहर है। घरी चल तू, अच्छा घरी। तमाशा बंद करो, निकल यहाँ से तू निकल यहाँ से। ला तुम्हारी इस नौकरी को और अभी के अभी घर चल। 100 बार समझा चुकी हूँ कि आई बुढ़ी होती जा रही है, एक जन की पगार से घर नहीं चलेगा। सब चलेगा, चल तू तू मेरे अच्छी साथ। नौकरी ढूंढ, मैं ये जॉब छोड़ दूंगी। तू ये गंदी सी नौकरी कब छोड़ेगी? मैं अभी के अभी छोड़ और चल मेरे साथ तू। मैं नहीं जाऊंगी। गौरी चल मेरे साथ। एक दिन पहले होना कोई बड़ी बात नहीं थी सर, ये तो आए दिन हुआ करता था। तुम अपने भाई की इन आए दिन की हरकतों से परेशान हो गए और फिर तुम्हारी बर्दाश्त करने की हद से बाहर हो गए। बर्दाश्त की ऐसी कोई लिमिट ही नहीं थी सर जो क्रॉस होती। ये तो रोज की परेशानी थी। गौरी, तुम्हारी शादी में क्या परेशानी थी? तुम पिछले 4 साल से अपने भाई शिरीष को मारना चाह रही थी ना। जब से डिवोर्स के बाद तुम घर वापस आई थी, तुम्हारे भाई शिरीष को तुम्हारा इस तरह लौटना पसंद नहीं था। तुम दोनों के बीच में झगड़े होते थे। 4 साल से तनाव था। कोई तनाव नहीं था सर। मेरे डिवोर्स का मेरे भाई, मेरे आई या किसी से कोई लेना देना नहीं था सर। मैंने मेरे पति को छोड़ा क्योंकि उसने मुझसे झूठ कहा था। नरेंद्र, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ नरेंद्र। शादी को 6 महीने हुए थे। हमारे बीच जिस्मानी संबंध ही नहीं बने थे। मुझे किसी तरह से टाल रहा था, मुझसे रहा नहीं गया। आखिर में उसने मुझे कारण बताया। मेरे पति नरेंद्र गायकवाड़ को औरतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी सर। गे था। घर वाले पीछे पड़े हुए थे कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा। क्या जवाब देती? ऐसी जिंदगी मुझे मंजूर नहीं थी सर। इसलिए मैंने डिवोर्स मांगा और उसने मना नहीं किया। शादी नहीं थी, धोखा था सर, गलती थी, इसलिए मैंने ये शादी तोड़ दी। और शिरीष के कत्ल का क्या कारण था? मुझे नहीं पता सर। जिसने कत्ल किया उससे जाके पूछिए। सारे सबूत धो दिए गए। हमें सिर्फ शराब की बोतलें मिली। तो जब घर लौटे तो सबसे पहले गौरी ने बर्तन धो दिए, है ना? इसमें कुछ नया नहीं था। शिरीष के जूठे बर्तन धोना, उसका सारा काम करना, ये तो रोज का काम था। और मैंने बर्तन उठाकर सिंक में रखे थे। भाग्यश्री जी, सच बोल दीजिए, क्या आप भी इस कांड में शामिल थी? आपने चावल में जहर मिलाया या आपकी बेटी गौरी ने मच्छी कड़ी में, या दोनों की मिली भगत थी? आपने बड़ी शांति से शिरीष की लाश मिलने के बाद बर्तनों को सिंक में रखा, उन्हें धोया और उसके बाद अपने पड़ोसी विष्णु को बुलाया, राइट? नहीं, हमें तो ये पता ही नहीं था कि शिरीष घर पर है। हमें तो लगा कि उसने पिया होगा, खाया होगा, दोस्तों के साथ निकल गया होगा घूमने, सब फैला के जैसे वो हमेशा करता है। हमें तो ये भी नहीं पता था कि उसकी लाश पड़ी हुई है बाथरूम में और मैंने ही रखे थे बर्तन सिंक में। आई हाथ धो ले फटाफट। क्यों? नहीं, तू हाथ धो ले। आई अब तो सच बोल ही दीजिए भाग्यश्री जी। हाँ गुरु बोल। सर, सॉरी गौरी, हमने तुम पर शक किया। दरअसल हालात ही ऐसे हो गए। हमें लगा था कि ये सब तुमने किया होगा, लेकिन अब क्लियर हो गया तुम्हारा इस सब से कोई लेना देना नहीं। तुम जा सकती। तुम्हारी आई ने अपना जुर्म कबूल कर लिया कि चावल में जहर उसी ने मिलाया था। तुम्हारा इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं। तुम बेकसूर, तुम जा सकते। हम तुम्हारी आई को गिरफ्तार कर रहे हैं। आई ने जहर नहीं मिलाया सर। हम जानते हैं तुम्हारी आई ने जहर नहीं मिलाया। आई ने नहीं मिलाया। तुमने मिलाया?
हाँ, मैंने मिलाया मच्छी करी। आई सिर्फ मुझे बचाने की कोशिश कर रही। मैंने तुमसे झूठ कहा। तुम्हारी आई ने हमसे कुछ नहीं कहा। उसने कोई जुर्म कबूल नहीं किया। वो सब मैंने तुम्हें ऐसे ही कहा, लेकिन शायद तुम्हारी आई जान गई कि ये सब तुम्हें किया। एहसास हो गया उसे। गौरी को उसे मारने की क्या जरूरत थी? मैंने माना वो हमें बहुत तकलीफ देता था, पर था तो हमारा अपना ही ना। गौरी बोली नहीं है कि उसने क्यों मारा शिरीष को या उसके दोस्तों को, लेकिन हमें सबूत मिले हैं कि उसने की दवाई खरीदी थी। 22 जुलाई की सुबह पहले तुमने मच्छी खरीदी और फिर नाला सोपारा में रमेश खत्री की दुकान से जहर खरीदा। संभाल के इस्तेमाल करना मैडम, इसे सिर्फ घर के ड्रेनेज में डालना, और वो भी एकदम थोड़ा सा, और हाथ अच्छी तरह से धो लेना साबुन से इसके इस्तेमाल के बाद। बहुत ही पावरफुल दवाई है। खत्री, ध्यान से देख। इनमें से कोई आया था 22 जुलाई को? अरे 22 को जो वसई वाला कांड हुआ था, 4 लोग मरे थे ना उसमें, उन्हें जहर खिलाया गया था। हाँ हाँ हाँ, यही है वो, यही है बिल्कुल। सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और 22 जुलाई की सुबह से अंजाम दिया। उसी रोज उसे मारने का सोचा जब उसने मच्छी कड़ी की मांग की। उस सुबह ऐसा क्या हुआ था और तुम उसके दोस्तों को मारना चाहती थी? मैंने सिर्फ आधा वट्टा मछली ली थी, सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। जहर भी सिर्फ उसी के लिए डाला था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि उसके दोस्त भी खाएंगे खाना। मैं सिर्फ शिरीष को मरा देखना चाहती थी। क्योंकि वो क्रिमिनल था, लेकिन तुम तो बचपन से बर्दाश्त करती आई थी। फिर उस सुबह ऐसा क्या हुआ था जो तुमने उसको मारने के लिए सोचा? शिरीष, निकल यहाँ से। तुम्हारी आई जानती है? मैंने किसी को भी नहीं बताया। जब भी मुझे घर पे अकेला पाता था, मुझ पे हाथ डाल देता था। इसलिए मैंने नौकरी ली। पूरा पूरा दिन काम करती थी, संडे को भी, ताकि उसके साथ घर पे अकेले ना रहना पड़े। हर बार सोचती थी कि अगर आई को पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी। शिरीष को अनिल के साथ या मेरे किसी और अफेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो मेरी जॉब इसलिए छुड़वाना चाहता था क्योंकि वो चाहता था कि मैं घर पर रहूं हमेशा। उसके लिए, उसकी हवस के लिए। आई भी तो काम करती थी, लेकिन शिरीष ने कभी भी आई को नहीं रोका। तो आई को बता देती या अपने उस बॉस को बता देती, अनिल को, जिस पर तुम्हें भरोसा था। मुझे किसी को नहीं बताना था और ना ही बताया। मुझे सिर्फ शिरीष को मारना था। रोज सोचती थी कि एक ना एक दिन इसे ज़रूर मारूंगी। और 21 जुलाई के एक दिन पहले मुझे बहुत गुस्सा आया। तू ये गंदी सी नौकरी कब छोड़ेगी? मैं अभी के अभी छोड़ और चल मेरे साथ। तू मैं नहीं जाऊंगी। गौरी, चल मेरे साथ। शहर खरीदने के बाद भी कई बार सोचा, नहीं देती। भाई है, भाई पे क्या बीतेगी। पर फिर सोचा, भाई है क्या? भाई, भाई क्या होता है और ये क्या है? बहुत दुख है मुझे सर कि ये तीनों भी मारे गए। मैंने सिर्फ शिरीष के लिए मच्छी कड़ी बनाई थी। मैं सिर्फ उसे मारना चाहती थी। पर तुमने ऐसे कैसे सोच लिया कि तुम बच जाओगे? बात दब जाती, तहकीकात नहीं होती। इतना सोचा ही नहीं था मैंने सर। मुझे लगा सबको लगेगा कि सुसाइड वुसाइड कर लिया होगा उसने, पर इतने लोग मारे जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। सर, एक रिक्वेस्ट है, आप आई या किसी को भी ये मत बताना कि मैंने इसे क्यों मारा। बस इतना बोल दीजिएगा
कि जमानत करवाते करवाते मैं थक गई थी, इसलिए मार डाला। आई सच्चाई कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मृत्यु से गले लगकर लौटना क्या होता है? बाल बाल बचना। गुरुजी, निश्चित मृत्यु को जीवन से मात देना। तो जब ऐसा होता है तब क्या साक्षात मृत्यु खड़ी दिखती है? शायद कभी कभार मृत घोषित करने के बाद भी लोग जीवित हुए हैं, किए गए। ऐसा होना एक इशारा होता है कि आपका समय अभी तक आया नहीं है। अंदर की आंख जाग जाए तो जीते जी मौत देख सकते हैं। कैसे गुरुजी? जीवन कैसे जीना है हमारे हाथ में होता है। हम देख सकते हैं हमारी जिंदगी को, ये कैसे देख सकते हैं कि मौत कैसे और कब आएगी? देखो, जीवन एक यात्रा है जिसका अंतिम पड़ाव है मृत्यु। लेकिन गुरुजी, ये अंतिम पड़ाव नजर नहीं ना आता कभी। हमारे अंदर की आंख जगाई जाए तो जैसे स्पष्ट जीवन दिखता है वैसे ही स्पष्ट मृत्यु दिख सकती है, वो खड़ी आंखों के बिल्कुल सामने। मुरारी के एक घर में मिली 10 लाशों का रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। क्या ये एक सामूहिक आत्महत्या की संधि थी या किसी भयंकर हत्या की साजिश? उड़ती खबरें तो कई हैं, पर इनमें से एक भी इस बात का अंदेशा नहीं देती कि किसी ने इस घर में घुसकर इन 10 लोगों के परिवार का सफाया किया। पर एक एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ हमारे न्यूज चैनल F24 को मिली कि इन 10 मौतों के पीछे किसी तंत्र विधि, किसी किस्म की नरबली की संभावना हो सकती है। घर के दाहिनी तरफ पूजा घर के बाहर की दीवार पर 10 विचित्र तरह की ड्राइंग्स बनाई गई और हर ड्राइंग पर एक कील ठोकी गई। हाथ से बनी 10 तस्वीरें और घर में हुई 10 मौतें। क्या इन दोनों के बीच कोई कनेक्शन है? पूरे मोहल्ले में ऐसा कोई भी नहीं जिसने किसी को इस घर में आते हुए देखा। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये कांड किसी पारिवारिक दुश्मनी या किसी मसले। गुड इवनिंग सर। फिरोज, F24 न्यूज चैनल लगाओ। एक सवाल सभी कर रहे हैं कि क्या ये परिवार किसी तांत्रिक से सलाह मशवरा कर रहा था? क्या किसी बाबा के उकसावे के चलते इन 10 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या की? कई लोगों का मानना है कि वो जो 10 तस्वीरें घर के बाहर बनाई गई थी वो किसी बुरी ताकत को दूर करने की गई। सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। फिलहाल इस डायरी की डिटेल्स नहीं आए हमारे पास, लेकिन अनुमान लगाया जा सकता है कि ये डायरी इन मौतों पर रोशनी जरूर डालेगी। हाँ सर, हमारी केस से जुड़ा मामला लगता है। हाँ फिरोज, मुझे भी यही लगा। जिस तरह से लाशें मिली हैं इस केस में, क्या कोई कड़ी कॉमन है हमारे केस में और इस मुरारी केस में? इस केस ने हमें झकझोर के रख दिया था। हम ये साबित ही नहीं कर पा रहे थे कि ये एक आत्महत्या का केस था या फिर हत्या का। और अब ये 10 लोगों के परिवार की मौत वाला केस हमारे सामने आया था, जिसके चलते हम तांत्रिक फूलचंद वर्मा के केस को एक नई नजर से देखने लगे। क्या ये दोनों केसेस आपस में किसी भी तरह से जुड़े थे? 13 सितंबर 2017 को हमारे कंट्रोल रूम में एक कॉल आया था। फूलचंद वर्मा की मौत की खबर दी गई थी। शुरुआत से ही फूलचंद वर्मा की मौत रहस्यमय लग रही थी। तो मंजू, तुमने देखा लाश को सबसे पहले? हाँ साहब, लेकिन क्या हुआ कैसे हुआ हमें नहीं पता साहब। जो पता है वो बताओ। साहब, रोज की तरह हम 8 बजे काम पर आए। कौन है? गुरुजी है मंजू। मंजू वो जॉब कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। 10 मिनट बाद आना। हम 2 मिनट रुके साहब, सोचे कि जाके ठेले पे चाय पी कर आते हैं साहब। जब लौट कर देखे तो दरवाज़ा खुला हुआ था।
रोज़ की तरह झाड़ू लगाते लगाते जब गुरुजी के पूजा वाले कमरे तक पहुँचे, गुरुजी! सुनने में आ रहा है कि घर से एक डायरी बरामद हुई। हमें भी फूलचंद वर्मा के कमरे से एक डायरी मिली थी, एक डायरी जिसमें काफी कुछ लिखा गया था, जीवन और मृत्यु के बारे में। वो दो लोग कौन थे जिन्हें तुमने यहाँ से जाते हुए देखा? हमें नहीं पता साहब, लेकिन देखने में बाबा लोग लग रहे थे। उन दोनों को पहले भी कभी देखा था यहाँ पे? नहीं साहब, और साहब देखा भी होगा तो याद नहीं रहेगा साहब। सब बाबा लोग एक ही जैसे दिखते हैं साहब, और गुरुजी से मिलने तो ऐसे भी बहुत सारे लोग आते जाते हैं साहब। हमारा इन लोगों से कोई लेना देना नहीं है साहब, बस हम अपना काम 2 घंटे में करके यहाँ से निकल जाते हैं। गुरुजी के यहाँ घर में और कौन कौन रहता है? कोई नहीं साहब, हम अपना काम खत्म करके 10 सवा 10 बजे तक यहाँ से निकलते हैं। तब उनके 2 चेले नितिन जी और मनीष जी आते हैं, गुरुजी के पास तंत्र मंत्र सीखते थे। तो और कोई नहीं है फूलचंद जी का? हैं साहब, उनके एक बड़े भैया हैं, यहीं कहीं कानपुर में रहते हैं। और बीवी बच्चे? थे, लेकिन अब कहाँ है पता नहीं, हमने सिर्फ सुना है, कभी देखी नहीं। सर, तंत्र मंत्र की सामग्री के अलावा ये एक डायरी मिली है, और ये फ़ोन शायद फूलचंद जी का ही है। फूलचंद जी के भाई का नंबर है? नहीं है साहब। उनके दोनों चेले नितिन और मनीष, उनमें से किसी का नंबर? नहीं साहब। फिर उस फ़ोन में चेक करो, बड़े भाई का नंबर या दोनों चेलों में से किसी एक का नंबर तो होगा ही होगा। नौकरानी मंजू बता रही थी कि उसने 2 बाबा लोगों को निकलते हुए देखा था घर से बाहर सुबह। आप लोगों ने से किसी ने देखा? नहीं साहब, हम तो अपने घर के अंदर ही बैठे थे, हमने किसी को आते जाते नहीं देखा। मंजू ने बताया कि फूलचंद जी का परिवार है कहीं, आप जानते हैं उन्हें? अच्छी तरह से जानते हैं साहब, यहीं रहता था, लेकिन 10 साल पहले फूलचंद जी और उनकी पत्नी का तलाक हो गया था, और उनकी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर कहीं चली गई थी। और कोई जानता है फूलचंद जी के बारे में? कोई उनका दोस्त, रिश्तेदार वगैरह? उनके बड़े भाई हैं ना रघुवीर जी, उनको पता होगा। हाँ जी, हम रघुवीर वर्मा बात कर रहे हैं। फूलचंद जी के बड़े भाई? जी हाँ, बात क्या है? फूलचंद जी का देहांत हो गया है, शायद मर्डर हुआ है। मर्डर? फूलचंद का? हमें लगता तो ऐसा ही है, पर अभी क्लियर नहीं है। फूलचंद जी की लाश लटकी हुई पाई गई है। आप गिरधर नगर थाने आ जाइए। ठीक है। उस वक्त हमें नहीं पता था फूलचंद वर्मा का मर्डर हुआ था या कुछ और था। अगर ये सुसाइड है तो बहुत अजीब सुसाइड है, और अगर ये मर्डर है तो इसे सुसाइड का रंग देने की कोशिश की गई है। दोनों संभावनाओं के एंगल्स दीजिए डॉक्टर अवस्थी। ये देखो, सुसाइड है तो कोई खुद ऐसा क्यों करे? शायद डर के बारे कि कहीं खुद चिल्ला ना दे, चीख ना दे आखिरी पलों में। आमतौर पर इस तरह के सुसाइड केसेस में एक कुर्सी या स्टूल जरूर मिलता है, जिसमें खड़े होकर विक्टिम ने खुद को लटकाया होता है, कुर्सी को लात मारी होती है। जनरली कुर्सी 1 या 1.5 फुट दूर मिलती है लाश। हमारे केस में भी एक कुर्सी मिली है, लेकिन कमरे के दूसरे छोर पर। इसीलिए मैंने कहा कि मर्डर भी हो सकता है। आपके फाइंडिंग्स क्या हैं? मैं आपको वही सिग्नल दे रहा हूं जो मुझे बॉडी दे रही है। बाकी आपकी इन्वेस्टिगेशन को फाइंड आउट करना है कि इसकी दुनिया और इसके आसपास के लोग क्या कहते हैं। पूजा कर रहा था और किसी ने उसे मार डाला? ऐसा लगता है रघुवीर जी। ये आपके छोटे भाई फूलचंद जी तांत्रिक थे हमेशा से? बना, धीरे धीरे बना। क्या काम करते थे पहले? अच्छी खासी नौकरी थी उसकी, रंजीत लेदर वर्क्स में जनरल मैनेजर था वो। सुना फैमिली थी? संध्या उसकी पत्नी, तलाक के बाद वो यहीं कानपुर में ही रहती हैं, और उनका बेटा राजेश बेंगलुरु में जॉब करता है, और बेटी लक्ष्मी शायद मुंबई में सेटल्ड है। आपका छोटा भाई सामान्य गृहस्थ आदमी तांत्रिक कैसे बना? पता नहीं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी। मनीष, नितिन, काम वाली को तो जानती होगे तुम दोनों? मंजू। हाँ,
मंजू ने हमें बताया कि जब उसने घर की डोरबेल बजाई तो अंदर से किसी ने उसे 10 मिनट रुकने के लिए कहा। जाप कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। ये सुबह 8 बजे क्या पूजा होगी? शुद्धिकरण, बुरी ताकतों को भगाने वाली पूजा। हम रोज गुरुजी के पास ठीक 10 बजे पहुंच जाते, जैसे कि आज भी हम वही टाइम पे पहुंचे। मैडम, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि गुरुजी ऐसे छोड़कर हमें अचानक चले गए। छोड़ के चले गए? मनीष, मर्डर हुआ है फूलचंद जी का। हाँ, वही। ये जो शुद्धिकरण की पूजा थी, ये फूलचंद जी किसके लिए कर रहे थे? मंजू का कहना है कि उसने बाहर 2 लोगों को जाते हुए देखा, जो बाबा या तांत्रिक टाइप के लग रहे थे। और मंजू ने यह भी कहा कि जब वो वापस आई तब दरवाजा पहले से खुला था, पर रोज सुबह जब वो डोरबेल बजाती थी तब फूलचंद जी खुद दरवाजा खोलने आते थे ना। मैडम, गुरुजी से पूजा करवाने कई लोग आते थे। कई बार बाबा लोग और अलग अलग तांत्रिक लोग ही गुरुजी से मिलने आते थे। दूर दूर से लोग आते थे। इस सुबह किस चीज के लिए पूजा हो रही थी ये हम नहीं बता सकते। लेकिन मर्डर तो पूजा के दौरान या पूजा के तुरंत बाद हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि मर्डर की प्लानिंग पहले से हुई होगी। कोई तुम्हारे गुरुजी को क्यों मारना चाहेगा? ऐसा क्या था? मनीष, नितिन, मंजू के अनुसार उसने बाबा टाइप के लोगों को बाहर देखा। कहीं ये कोई वर्चस्व की लड़ाई तो नहीं थी तुम्हारे गुरुजी की? प्रणाम भाई साहब, कैसे हैं आप? संध्या, फूलचंद की मौत हो गई है। कैसे? पुलिस कह रही है कि उसकी लाश घर के अंदर लटकी हुई पाई गई। मर्डर है या सुसाइड कुछ पक्का नहीं बोल रहे हैं। तुम्हें पुलिस स्टेशन आना होगा, राजेश और लक्ष्मी को भी। लक्ष्मी, तुम्हारे पापा नहीं रहे, पुलिस केस है, कह रहे हैं कि मर्डर या सुसाइड हो सकता है। हेलो लक्ष्मी। हाँ माँ। बेटा, राजेश और तुम आओगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हम करते हैं राजेश भैया से बात। तेजस, वो पापा की डेथ हो गई। व्हाट? लक्ष्मी, समझ रहे हैं, लेकिन हमारा ज़बरदस्त वर्कलोड है। संडे को भी काम कर रहे हैं। तुम जा सकती हो तो जाओ। हमारे लिए छुट्टी लेना इम्पॉसिबल है इस वक्त। वैसे भी लक्ष्मी, हमें पापा से मिले या बात किए हुए कई साल हो गए। हम कौन सा टच में थे उनके भैया? हम तो सिर्फ मम्मी के लिए कह रहे थे, एक दिन के लिए आ जाते। छोड़ो ना लक्ष्मी, जीते जी उन्होंने कभी केयर नहीं की। अब क्या है फालतू का ड्रामा? वैसे जाना तो मम्मी को भी नहीं चाहिए। बाकी तुम दोनों देखो, हम तो नहीं आ रहे। फूलचंद की तलाकशुदा पत्नी संध्या और बेटी लक्ष्मी से हमें सुनने को मिलने वाली थी एक कहानी, एक तनाव भरे परिवार की कहानी जो समय के साथ बिखरती गई थी। आज स्पीकर नहीं आया आप? ताना मारना है? खाते वक्त नहीं। संध्या ने हमें बताया फूलचंद के गुस्से और हिंसक स्वभाव के बारे में। पापा, आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। लक्ष्मी से पता चला कि उसके और उसके भाई राजेश द्वारा समझाने की हर कोशिश के बावजूद फूलचंद अपने गुस्से और हिंसक बर्ताव से बाज नहीं आया। वो दोनों उसे कभी समझ ही नहीं पाए। हम बिल्कुल नहीं रहेंगे अभी यहाँ पे, हम चले जाएंगे। मम्मी, हम कहाँ जा रहे हैं? संध्या के पास तलाक के सिवाय कोई चारा ही नहीं बचा था और वो बच्चों के साथ फूलचंद से पूरी तरह अलग हो गई। काहे का तंत्र मंत्र, काहे की शुद्धिकरण और काहे की शक्तियां, जो आदमी अपने घर के गृहण को कभी ठीक ना कर सका, कभी सुधार ना सका। क्या वो तब भी तंत्र विद्या का अभ्यास करते थे? हमको कुछ नहीं पता वो क्या करते थे और क्या नहीं करते थे। खाली हमको इतना पता है कि वो गुस्से में आके हमको पीटा करते थे। वो कब बाबा बन गए, कब लोगों की नजर में गुरुजी बन गए, हमको कुछ नहीं पता। हमारे लिए तो सिर्फ वो बुरी शादी का एक आधा हिस्सा थे। रिश्ता तो 10 साल पहले ही खत्म हो चुका था। अब वो आधा हिस्सा भी मिट गया। ये कैसे हुआ, मर्डर या सुसाइड, हमको नहीं पता और ना ही पता करना है। हमने फूलचंद जी का नाम तो सुना है, परंतु यह कभी नहीं सुना है कि कोई व्यक्ति साक्षात अपने मृत्यु को देख सकता है। यदि फूलचंद जी ऐसा कह रहे थे तो हमें तो सिर्फ यह ढोंग लगता है। अच्छा, उनकी नौकरानी बता रही थी कि उसने 2 बाबाओं को उनके घर से जाते हुए देखा था। कोई आइडिया है कि
कौन हो सकते हैं वो दोनों? हमने सैकड़ों तंत्र मंत्र करने वाले बाबाओं से पूछताछ की। कोई भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रहा था कि नौकरानी मंजू कनौजिया ने जिन दो बाबाओं को कत्ल की सुबह फूलचंद के घर से निकलते देखा था वो कौन हो सकते थे। हमने फूलचंद वर्मा के फोन रिकॉर्ड्स में फीचर हुए उन सभी लोगों से कांटेक्ट किया जो उसके पास सलाह मशवरा और उपायों के लिए आते थे। नितिन और मनीष, फूलचंद के शिष्यों ने भी एक भक्तों की सूची बनाई जो फूलचंद के दर्शन के लिए बराबर आया करते थे। हमें इन लोगों में उस शख्स को ढूंढना था जिसके पास फूलचंद की हत्या करने का कोई कारण है। केस को सुसाइड केस करार देकर क्लोज करना जल्दबाजी हो जाता, पर इसके पहले कि हम ऐसा सोचते भी, हमें केस हत्या का होने का एक ठोस एंगल मिल गया। एक नहीं, दरअसल 2 एंगल। मैडम जी, आप इस शिवनगर के रहने वाले कपिल सिंह से पूछताछ कीजिए ना। क्यों मनीष, तुम्हें इस पर शक क्यों है? मैडम, ये 2 महीने पहले तक गुरुजी के पास बार बार आया करता था। फिर कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था? हाँ, हुआ ना मैडम। और हम अंतिम संस्कार के वक्त देखें, उस कपिल सिंह के चेहरे पर सुकून था। ऐसा भी क्या हुआ था इस कपिल और तुम्हारे गुरुजी के बीच में? मैडम, वो इस कपिल का बेटा अस्पताल जवाब दे चुका था। आपने कहा नहीं, ठीक हो जाएगा, आप जो जो कहे गुरुजी वो सब हम किए, लेकिन आपकी अंतर्यामी नजर मेरे बच्चे की मौत को नहीं देख पाई। क्यों? कपिल कह के साथ चिता चला के आ रहे हैं हम हमारे बच्चे की, मालूम है आपको? कपिल, हम तुम्हारा दुख समझते हैं। अगर हम तुमसे कहते कि कपिल तुम्हारा बच्चा कुछ दिनों का मेहमान है तो क्या तुम स्वीकार कर पाते? तुम्हारी पत्नी सहन कर पाती? अरे लेकिन क्यों कहते आप ऐसा? क्यों कहते? लोग आपके पास उपाय मांगने आते हैं। मैंने अपने बच्चे की जिंदगी मांगी थी तुमसे, वो तुम नहीं दे पाए। हमने प्रयत्न नहीं किया, बहुत किया, परंतु मौत बेटा सबको आती है। जब आनी होती है इसे स्वीकार करना होता है। अरे हम स्वीकार नहीं करेंगे। तुम धोखा किए हो हमारे साथ, धोखा। और तुझे भी पाखंडी ऐसी मौत आएगी कि तू सोच भी नहीं सकता है। हट। गुरुजी, कपिल तो दुख के मारे बावला सा हो गया। हम सभी बावले हैं नितिन, हम सभी दुख के सिकंजे में हैं, जीवन में भी और मृत्यु में भी। हमने अपने गुरु से यही सीखा है। उन्होंने तो हमें देखते ही हमारे अंदर के दुख को भांप लिया था। हमारी पत्नी और हमारे बच्चों का हमें छोड़कर चले जाने का दुख हमारी आत्मा को घोट रहा था। हम टूट रहे थे, बिखर रहे थे, और हमारी पीड़ा हमारे गुरु ने हमारे चेहरे पर पड़ दी। बहुत परेशान लग रहे हो। घाव भी ताजा है और गहरा भी, मानो दर्द का कुआं है ये घाव। तुम्हारे भीतर है ना ये घाव। हाँ, तुम इसी दर्द के कुएं में जियोगे, इसी में मरोगे, पर तुम्हारी परेशानियां मरने का नाम नहीं ले रही है। यही परेशानी है ना तुम्हारी। आदत है मनुष्य की, अपनी परेशानियों को ही अपना जीवन बना देता है। फिर अपेक्षा करता है कि परेशानियां समाप्त हो जाएं। कैसे होंगी? परेशानियों को हम अपने आप से लिपटा के जो रखते हैं, फिर सोचते हैं अब केवल मृत्यु ही है जो इन परेशानियों से मुक्ति देगी। सच कह रहे हैं बाबा, हमारा तो हर दूसरे दिन मन करता है कि मर जाए, छूट जाए। ऐसा सोचने वाले केवल तुम ही नहीं हो। और फिर मृत्यु कोई इच्छा तो है नहीं जो पूरी होती है या नहीं होती है। मृत्यु तो एक सत्य है, एक मंजिल है जहां तुम्हें हर हाल में पहुंचना है। अब वहां की गाड़ी या जहाज तुम्हारे कब आएंगे ये तो कोई नहीं बता सकता। आप बता सकते हैं कि हम अपने दुख के साथ कब तक जिएंगे? कितना जीना चाहते हो अपने दुखों के साथ? साल बोलो। और 1 सेकंड नहीं,
हम तो इस यात्रा को खत्म करना चाहते हैं। हमें मृत्यु चाहिए। मृत्यु चाहिए तो ध्यान लगाकर एक समय तय करो जब तुम्हें जाना है, जा सकोगे। यह शक्ति हम सब में है। अगली बार जब तुम यहां आओगे, हम तुम्हें नहीं मिलेंगे इस संसार में। ऐसा क्यों कह रहे हैं गुरुजी? कह नहीं रहे, देख रहे हैं अपनी मृत्यु को। हमारे गुरु ने सारी विद्या, सारी हिम्मत हमें दे दी थी, और जब अगले दिन हम उनके दर्शन और सेवा के लिए पहुंचे तो वो जा चुके थे। अरे बाप रे, मतलब एक दिन पहले बोले और दूसरे दिन चल बसे। हाँ गुरुजी, उन्होंने अपनी मृत्यु देखी? वो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कोई आभास उन्हें हुआ अवश्य था। विष्णु, ये जो तुम्हारा मुरारी वाला केस है, हाँ ये 10 लोगों की मौत वाला, ये मुझे हमारे यहाँ सितंबर 2017 में रजिस्टर हुए केस की याद दिला रहा है। तुम्हारे हाथ तुम्हारे केस में कुछ लगा क्या? नहीं राजपूत, अभी नहीं। हालांकि रोज नई कहानियां, नए एंगल्स उभर आते हैं। बेसिकली हम पोस्टमार्टम की राह देख रहे हैं ताकि डिटेल रिपोर्ट्स हाथ लगे। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारा मुरारी वाला जो केस है वो तुम्हारे सितंबर 2017 वाले केस से जुड़ा हुआ है? पता नहीं विष्णु, विक्टिम फूलचंद वर्मा का मर्डर हुए होने के 2 एंगल्स मिले थे, पर पता नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो मर्डर था या सुसाइड, या फिर अजीब सा सुसाइड। और तुम्हें लगता है कि हमारा जो केस है वो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है? शायद, पर साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि शायद हमारा केस मर्डर केस ही है, जैसा कि हमें उस वक्त लगा था। बेटी का हाथ हो सकता है, मुंबई वाली लक्ष्मी। सर, उसकी माँ संध्या ने आपको बताया नहीं कि ये लक्ष्मी 11 से 13 सितंबर यहीं कानपुर में थी? क्या? इस बंदी की पूरी कुंडली मंगाई है मैंने मुंबई से। ये लक्ष्मी और उसके पति तेजस का पर्चा चिट्ठा ये है कि दोनों ने अपनी नौकरी छोड़कर इंटरनेट पे वो खोला है, वो बोलते हैं ना, वो पोर्टल खोला है, पोर्टल। कोई पैसा वैसा लगाया था क्या उन्होंने? कोई लोन वोन, कोई नुकसान? एक बंदा उनके साथ काम कर रहा था, वो बोला धंधा फुलटू मंदा है, घाटे में है दोनों। लक्ष्मी, कैश फ्लो माइनस में गया है। पोर्टल आगे बढ़ाना है तो हमें एक साथ एक बड़े अमाउंट की व्यवस्था करनी ही पड़ेगी। हाँ जानती हूँ, लेकिन पापा से मतलब तुम जो कह रहे हो वो इम्पॉसिबल है तेजस। तुम एक बार राजेश से बात करोगी? लक्ष्मी, लास्ट टाइम जब हम उनसे बात किए, एज यूजुअल जिंदगी की मोह माया पर लेक्चर शुरू कर दिए। वो क्या हेल्प करेंगे? अरे बच्चे हैं हम उनके, कुछ तो फीलिंग होगी ना हमारे लिए। फीलिंग्स तो दूर की बात है, अगर उनमें रत्ती भर भी जिम्मेदारी होती ना तो वो ऐसे नहीं होते जैसे हैं या हो गए हैं। तुम ही ट्राई करो, देखो क्या कहते हैं। वैसे अगर हमारे पास पैसे होते तो हम जरूर देते, पर तुम जानती हो है नहीं। ऑल द बेस्ट। सर, ये फूलचंद जी जहाँ रहते थे और जहाँ मरे, उस कोठी को लेकर मसला हो सकता है। पर कोठी तो छोटी सी है। पर सर कहाँ है ये तो देखिए, सोने की खदान में। आसपास हाई क्लास इलाका बन रहा है। मार्केट रेट के हिसाब से जाएं तो 45-50 लाख तो कहीं नहीं गए। लेकिन इस लक्ष्मी ने तो हमसे कहा कि वो सालों से अपने फादर से मिली भी नहीं है। सुकून तो मिला मुझे, झूठ नहीं बोलूंगा। कलेजे में ठंडक पड़ गई उसका मरा हुआ मुंह देख के। यही देखने तो गए थे वहां पे, उनके अंतिम दर्शन को थोड़ी गए थे। हमें लगा किस्मत ने हमारा बदला ले लिया है। पूरा नाम क्या है इस किस्मत का? नंबर 2, कितने की सुपारी दी थी? एक से ज्यादा लोग रहे होंगे। पूजा के बहाने गए थे ना फूलचंद के पास? बेटे की मौत का गम कम करने के लिए फूलचंद की बलि चढ़ा दी। अगर इस फूलचंद को मारने से मेरा बच्चा लौट आता तो मैं इसे मारता और अपने इन हाथों से मारता। 13 साल का बच्चा था मेरा, सिर्फ 13 साल का। बेटे का बदला, कलेजे की ठंडक, ये जायज कारण है किसी को मारने या मरवाने के लिए। खुद भी शामिल थे इसमें? साथीदारों का नाम बोलो कपिल। मैडम, किसी को मारने के लिए हिम्मत लगती है, ताकत लगती है, नफरत लगती है। और मेरे बच्चे की मौत के बाद मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं बची है। हाँ, नफरत है, और वो इतनी है कि इसके मरने से खत्म नहीं हो सकती थी। थोड़ी देर के लिए सुकून मिल सकता था, सो मिला। मैडम, हम नहीं मारे इसे, हम कह रहे हैं आपसे
विश्वास कीजिए हमारा। क्या झूठ बोले हम? आपने इसी कुर्सी पर बैठकर मुझसे कहा था कि 10 साल से आप और आपके दोनों बच्चे फूलचंद जी के कांटेक्ट में नहीं थे। आपने बताया नहीं हमें कि 11 से 13 सितंबर तक लक्ष्मी यहीं थी, कानपुर में। हाँ थी तो, कौन सा झूठ बोले हम? पहले ये तो बताइए हम झूठ कौन सा बोले? आपने कहा था कि लक्ष्मी और राजेश कभी अपने पिताजी से मिलते ही नहीं थे। हाँ नहीं मिलते थे, तो क्या कानपुर में खाली उनके पिताजी रहते थे क्या? अरे हम भी तो रहते हैं, वो दोनों आते हैं हमसे मिलने। 11 और 13 सितंबर के बीच लक्ष्मी आई थी हमसे मिलने। तो फिर ये बात आपने हमें बताई क्यों नहीं? चुप रहना, छुपाना, झूठ बोलना ही होता संध्या जी। छुपाना और चुप रहना होता होगा झूठ, पर क्या छुपाना? बेटी अपनी माँ से मिलने आई थी, क्या ये बताने वाली बात है? मुझे तो ख्याल भी नहीं आया इस बात का। फूलचंद जी हमारी दुनिया से पूरी तरह से गायब हो चुके थे, ये समझना इतना मुश्किल है आपके लिए? अरे तलाक हो गया था हमारा। तलाक पति पत्नी के बीच में होता है, माँ बाप और बच्चों के बीच में नहीं। क्या ये बात सच नहीं है कि लक्ष्मी और राजेश ने अपने पिताजी से कोठी बेचने की बात की थी? की होगी, पर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और अगर की भी होगी तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने अपने पिताजी का कत्ल कर दिया। जो पूछना है आप हमसे अभी पूछिए फोन पर, या आप बेंगलुरु आइए, हम वहाँ आ ही नहीं सकते मैडम। लक्ष्मी आ रही है मुंबई से यहाँ। कूल, उससे पूछिए, हमसे पूछिए, सेम थिंग। बड़े बेटे हो, फादर को आग देने तक नहीं आए। हेलो प्लीज, मेरी पर्सनल लाइफ है। इतनी नफरत अपने फादर से? पर्सनल लाइफ मैम। और अगर आपको और कोई काम वाम नहीं है और मुझ पे कोई शक वक कर रही हैं तो प्लीज ये गोल गोल बातें करना बंद कीजिए। यहाँ आइए बेंगलुरु सबूतों के साथ और डाल दीजिए हमको जेल में, लेकिन प्लीज तब तक हमें डिस्टर्ब ना करें। आप लोगों को और कोई नहीं मिला तो हमको फंसाने चले, सिर्फ इसीलिए कि 11 से 13 हम यहाँ कानपुर में थे। तुमने जॉब छोड़ा, तुम्हारे हस्बैंड ने जॉब छोड़ा, ऑनलाइन स्टार्टअप पोर्टल फेल हो गया, तुम लोग फंडिंग के लिए तुम्हारे फादर की कोठी बेचना चाहते थे। तो उनका मर्डर करके कोठी कैसे बिकती बताइए? तुम हमें बताओ लक्ष्मी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि 11 तारीख से लेकर 13 तारीख तक तुम कानपुर में थी और अपने फादर से मिली भी थी? हम सिर्फ अपनी माँ के साथ थे और इस बीच ना ही हम अपने फादर से मिले ना ही उनसे बात की। वो दोनों आदमी कौन थे जो तुम्हारे फादर को मारने आए थे? हमें कैसे मालूम होगा? और फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, फंडिंग की क्रंच है हमारी और वो हम लोन से पूरा कर रहे हैं, बैंक लोन जो अप्रूव भी है। तुम्हारे भाई के दिल में काफी नफरत भरी लगती है तुम्हारे फादर के खिलाफ। ऐसा कुछ नहीं है, रंजिश थी, गुस्सा भी था, लेकिन बचपन की सारी यादें इतनी भद्दी नहीं है मैडम। इस शहर में गुजरा था हमारा बचपन, माँ यहाँ रहती है इसलिए आते जाते हैं। और लास्ट टाइम सुन लीजिए, हम अपने फादर से नहीं मिले और ना ही हमने उन्हें मरवाया। क्या कुछ भी नहीं मिला? नो सर, राजेश और लक्ष्मी दोनों के फोन रिकॉर्ड्स बिल्कुल साफ हैं। अच्छा, उसके अलावा वो लोग कोई और नंबर्स यूज करते हो तो बात अलग है। एज ऑफ ना सब कुछ क्लियर है, जैसा कि सर ने कहा कोई फुटप्रिंट नहीं मिले हैं। फूलचंद के घर के बाहर आसपास कहीं कोई सीसीटीवी? शायद वो दोनों बाबा कैप्चर हुए हों। गेरुए रंग का कपड़ा डाल रखा था, ऐसा बताया था मंजू ने। फूलचंद वर्मा के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक किए और उनमें कोई भी 2 बाबा लोग नहीं दिखाई दे रहे। और अजीब बात तो यह सर कि इस मंजू के अलावा उन 2 बाबाओं को किसी ने भी नहीं देखा। तो क्या मंजू झूठ बोल रही है? कड़ी से कड़ी ग्रिलिंग हुई मंजू की। वही सवालों को घुमा घुमा कर उसके जवाबों को कंपेयर किया गया। क्राइम सीन को अनगिनत बार डिस्क्राइब करने को कहा गया। हमें लग रहा था कि शायद मंजू भी इस मर्डर की साजिश का हिस्सा हो सकती है। शक की सुई फूलचंद के दोनों चेलों पर भी थी, नितिन और मनीष। शायद किसी ने उन्हें मोहरा बनाया हो। शायद घर से निकले 2 बाबा दरअसल नितिन और मनीष ही थे। क्या वाकई में ये सुसाइड ही था? क्या फूलचंद ने खुदकुशी की थी? सर, फूलचंद की डायरी स्कैन की, इसमें केवल तंत्र मंत्र के पार्ट हैं जो शायद वो सालों से सीख रहा होगा। सब पूरी तरह से तो नहीं समझी, लेकिन इस डायरी के हर एक पार्ट में अलग अलग किस्म के पावर्स, उन पावर्स को हासिल करने के मंत्र और तरीके हैं। अलग अलग किस्म के पावर्स? जी सर, खुद की और दूसरों की लाइफ को देखने का पावर और इच्छाओं पर पावर। दुनिया से चले जाने का पावर, मौत को देखने का पावर, इसका भी जिक्र है सर।
तो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग फूलचंद ने अपनी मौत देखी, डेथ बाय सुसाइड। लेकिन सब फूलचंद के हाथों पे निशान थे, किसी ने उसे पकड़ के रखा था। तो किसी ने असिस्ट किया फूलचंद को? सर शायद मंजू को इसके बारे में कुछ पता, असिस्टेड सुसाइड के बारे में, क्योंकि मंजू के अकॉर्डिंग उसने घर से 2 लोगों को निकलते हुए देखा था। आत्महत्या का प्लान, वो भी मिलकर? साहब आप लोग ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं साहब, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 10 महीने हो गए हैं फूलचंद को गए हुए, लगभग 1 साल। अब और झूठ नहीं चलेगा मंजू। क्या तुमने वाकई उन दोनों बाबाओं को उस घर से जाते हुए देखा था, या मैं गुमराह कर रही थी किसी के कहने पर? कहीं वो दोनों मनीष और नितिन तो नहीं थे? मैडम कसम खा के कहते हैं मैडम, जब चाय पीकर हम वापस आए तो हमने देखा कि घर के पास से 2 बाबा लोग गुजर रहे थे। अब वो लोग घर के अंदर से आए थे या नहीं ये नहीं जानते हम, बस घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं पता है साहब, और हमने कोई गुनाह नहीं किया है साहब। 10 महीने पहले ये डायरी हड़बड़ाहट में हमने ध्यान से नहीं पढ़ी थी। कुछ पन्ने हमसे छूट गए थे, और इन्हीं पन्नों में से किसी एक पन्ने पर तुम दोनों का गुनाह छुपा हुआ है। क्या सर? तुम्हारे गुरुजी ने साफ साफ लिखा है इसमें कि वो सुसाइड कैसे करेंगे और तुम दोनों उनकी मदद कैसे करोगे। सब कुछ साफ साफ लिखा है इसमें। वो 2 बाबा लोग तुम दोनों ही थे ना? हाँ? तुम दोनों ने गुरुजी की सुसाइड करने में मदद की? या तुम दोनों ने मिलकर उनकी हत्या की? नहीं सर, ना हमने गुरुजी को मारा है, ना उन्हें आत्महत्या करने में उनकी मदद की है। उस सुबह हम लोग 10 बजे पहुंचे हैं वहां पर। सर आप लोग ने मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं सर। उस सुबह 8 बजे हम लोग अपने अपने घरों में थे। और सर अगर गुरुजी हमें ऐसे कसम वसम भी दिलाते तो हम आत्महत्या करने में उनकी मदद नहीं करते सर। और रही बात इस डायरी की, सर आप लोग हमें फंसाने के लिए कुछ भी बोले जा रहे हैं सर। अगर हम लोगों ने कांड किया होता, हम लोग बुड़बक है सर, इस तरह डायरी को पीछे छोड़ाते, ताकि आप 10 महीने बाद उसे पढ़े और हमारे छाती पे आके बैठ जाए। सर गुरुजी आत्महत्या कर ही नहीं सकते सर, वो बहुत मजबूत आदमी थे, उनका जरूर किसी ने कत्ल किया होगा। तो कत्ल किसने किया? कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने गुरुजी का कत्ल किया और दरवाजा खुला छोड़ गए? नहीं मालूम सर। कैसे नहीं मालूम? हाँ, कैसे नहीं मालूम? तुम दोनों चेले थे उनके? सर चेले वही जानते जो गुरु उन्हें बताए, और हमारे गुरुजी ने कभी ऐसे किसी दुश्मनी के बारे में जिक्र ही नहीं किया। हम घूम फिर कर वापस कत्ल और सुसाइड के बीच की अंधी गली में खो से गए थे। नया सुसाइड वाला एंगल भी ज्यादा दूर तक नहीं जा पाया था। पर अब यह केस लगभग 10 महीने बाद फिर एक बार रोशनी में आया, और इस बार सुलझने के आसार नजर आने लगे। केस में ब्रेक थ्रू फूलचंद के बड़े भाई रघुवीर वर्मा की तरफ से आया। क्या आपकी बुआ के लड़के? जी, जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी। रघुवीर जी, 10 महीने बाद आप एकदम से ये 2 नाम लेकर चले आए? हमारी बुआ जी सालों पहले परलोक सिधार गई थी। फूलचंद उनके और फूफा जी केदारनाथ राठी से करीब था। 2 साल पहले फूफा जी भी चल बसे। उनके जाने के बाद इन दोनों भाइयों से हमारा कोई खास मेल मिलाप नहीं रहा। बस रिश्तेदारी है तो दोनों आ गए थे फूलचंद के अंतिम संस्कार में। पर ये दोनों फूलचंद जी को क्यों मारते? जितेंद्र और पुरुषोत्तम के पिताजी हमारे फूफा जी केदारनाथ राठी जी 2 साल पहले गुजर गए थे। जितेंद्र और पुरुषोत्तम की एक बहन है श्रेया, उसका पति सुरेश फूफा जी की मौत के कुछ महीनों बाद वो भी चल बसा। तो जैसे वो आए थे फूलचंद के लिए, हम भी गए सुरेश की बरसी में अभी 2 महीने पहले। लेकिन मारा क्यों? आप उन दोनों के नाम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ कहा हमसे जो हमको खटका। ओम श्री शांताकारं भुजगशैलं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुभवनं। आप जाके पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी, ठंडक मिलेगी। क्या कहने झेला, अब सुकून मिला। 2 महीने से सोच रहे हैं जितेंद्र ने ऐसा क्यों बोला। और ये चैन और सुकून वगैरह फूलचंद की मौत को लेकर था? हमने कहा ना आपसे
फूलचंद बुआ जी और फूफा जी से करीब था, पर पता नहीं क्यों वो दोनों जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद से नाराज थे। उन दोनों के बीच कुछ हुआ था। फिर अचानक उस दिन उनके मुंह से वो बात सुनी, बस अटक गई दिमाग में। अब जाकर पिताजी और जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। और आपको जरा भी भनक नहीं कि इन दोनों भाइयों की फूलचंद से क्या रंजिश थी? नहीं पता साहब, बस अंदर से लग रहा है कि उन दोनों ने कुछ किया हो सकता है। हम इन राठी भाइयों को बिना सबूत के उठाना नहीं चाहते थे। दोनों के फोन रिकॉर्ड्स में फूलचंद वर्मा के साथ किसी प्रकार का कांटेक्ट सामने नहीं आया। न मौत की सुबह कोई फोन कॉल्स हुए थे और न ही पहले, जो किसी साजिश का अंदेशा दे सकते। फूलचंद वर्मा की कोठी के आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज हमने 10 महीने पहले निकलवाई थी, दो बाबा की तलाश के लिए उसे फिर से देखा गया। इस बार जितेंद्र और पुरुषोत्तम राठी की तलाश में। ये दोनों थे? साहब, हम आपको कितनी बार कह चुके हैं, हमने उन्हें पीछे से देखा था, चेहरा नहीं देखा था साहब। सफेद कपड़ा पहने हुए थे और गेरुआ कपड़ा कंधे पे रखा हुआ था, बाबा लग रहे थे साहब। सर, कुछ मिला? ये देखिए सर। जितेंद्र और पुरुषोत्तम फूलचंद की कॉलोनी के पास थे उस दिन 13 सितंबर 8:25। और ये दोनों फुटेज में इसलिए मिले क्योंकि पहले हम सिर्फ दो बाबाओं को ढूंढ रहे थे, इन दोनों को नहीं, क्योंकि उस वक्त हमें इन दोनों के बारे में पता ही नहीं था। ऊपर से ना तो इन लोगों ने सफेद कपड़े पहने हुए, ना ही गेरुआ कपड़ा लपेटा हुआ। तो सब मंजू ने हमें झूठ क्यों बोला था कि उसने दो लोगों को देखा था बाबाओं के बीच में? कहीं मंजू मिली भी तो नहीं है जो अभी तक हमसे झूठ बोलती आई है? देख मंजू, यहाँ पे केस जितना लंबा चलता है ना, कुटाई भी उतनी ही ज्यादा होती है झूठ बोलने के लिए। मैडम, हम झूठ नहीं बोल रहे मैडम, हमने उन्हें पीछे से ही देखा था, बाबा के भेष में थे दोनों। ये थे वो दोनों। इन्होंने तो कोई बाबा वाले कपड़े नहीं पहने। कितने पैसे दिए इन दोनों ने तुझे झूठ बोलने के लिए? मैडम, अगर ऐसी बेईमानी से पैसे कमाने होते ना, तो इसे दूसरों के घर में काम करके अपना पीठ नहीं तुड़वाते। कैसी पूछताछ? हमने किया क्या? ये माजरा क्या है? पहचाना कब की है और कहाँ की है? तो कहना क्या चाहते हैं? हम नहीं, ये सबूत कह रहे हैं कि तुम दोनों 13 सितंबर 2017 सुबह 8:25 पर तुम्हारे ममेरे भाई फूलचंद वर्मा के घर के आसपास थे। तो क्या? तो ये कि उसी दिन सुबह 8 बजे के आसपास फूलचंद वर्मा की मौत हुई थी उसी के घर में। वही फूलचंद वर्मा जिसके साथ तुम दोनों की दुश्मनी थी। क्यों मारा? कत्ल के बाद तुम दोनों सफेद कपड़े और गेरुआ लपेटे वहां से निकले और बीच में ही कई कपड़े बदले। उसका सीसीटीवी फुटेज निकलवाया हमने। अब तुमसे भी सच निकलवाएंगे। कुटाई जिंदगी भर की गारंटी के साथ आएगी, कभी ठीक से चल नहीं पाओगे। हार मानते हैं फूलचंद भैया, मदद करो, दया करो हमें। बचा लो हमको फूलचंद भैया, हाथ जोड़ते हैं आपके। फूलचंद भैया सब कुछ छोड़ छाड़ कर तांत्रिक बने, वैसे भी हमारा कुछ लेना देना रहा नहीं। लेकिन फूलचंद भैया ने पिताजी का माथा घुमा दिया था, पूरी तरह सर वश में कर लिया था। फूलचंद भैया, आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे आप। आपने बाबूजी का दिमागी घुमा दिया, दिन रात पगलाने रहते। जितेंद्र, पुरुषोत्तम, ये पागलपन नहीं, ये विद्या है। अरे विद्या विद्या नहीं चलेगी इस घर में, ये जादू टोना ये सब कुछ नहीं चलेगा, समझा? चलिए। जितेंद्र, तुम्हें क्या लग रहा है हम फूफा जी का वशीकरण कर रहे हैं? इस घर में बुरी शक्तियों को बुलवा रहे हैं। अच्छी शक्तियां भी नहीं चाहिए हमको, हम जैसे बहुत खुश हैं बस। आप पिताजी के दिमाग में कुछ ना कुछ डब भर देते हो और वो पगला जाते हैं। ये सब मत कीजिए फूलचंद भैया, मत कीजिए सब। आज के बाद इस घर के दरवाजा हमेशा के लिए बंद है आपके लिए। चलिए चलिए, निकलिए, जाइए। चलिए। बहुत गुस्सा दिखा रहे हो। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना।
तो समझ काहे नहीं रहे हैं? पुरुषोत्तम, गुस्सा ना शैतान का अरे हथियार। बस, ये परपंच नहीं चाहिए हमें। अरे इन परपंचों ने पूरे घर के सुकून को खत्म कर डाला, बर्बाद कर डाला। चलिए। जितेंद्र, बर्बादी तो तुम्हारा अहंकार लाएगा, और वो दिन दूर नहीं है। हमको दिख रहा है सब कुछ। तुम स्वयं इस घर की शांति को भंग करोगे। हमारे घर में खड़े होकर हमारी बर्बादी चाह रहे हो? हैं? दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, वरना तुम्हें भंग कर देंगे हम। चलो। अब जो भंग हुआ है, बहुत कुछ भंग किया है तुमने। अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को भंग किया है तुमने। हमको धकेला ना यहां से। अब देखना तुम हमारे पास ही आओगे, तुम दोनों हमारे पास ही आओगे। शराब दिया हमें और हमें बर्बाद करने की सारी कोशिशें की। हमें उससे कुछ नहीं चाहिए था, बस वो आया हमारी जिंदगी में, वो धम मचा के चला गया। कुछ ही हफ्तों में पिताजी चल बसे, एकदम से। कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं हुआ था। उसके 2 महीने बाद हमारी बहन श्रेया भी विधवा हो गई। सुरेश जीजा जी भी गए, एकदम से। कोई बीमारी नहीं थी। 2 महीने में 2 मौतें हुई परिवार में। और फिर शुरू हुआ हमारे धंधे पे घाटा, घाटे पे घाटा, एकदम से। बुरे से बुरे दिन देखने पड़े हमें। भैया, फूलचंद का श्राप याद है तुम्हें? अपने भाग्य को, अपनी खुशियों को भंग किया तुमने। जादू टोना कर डाला था हमारे घर पे। जिस चीज में खुद विश्वास नहीं रखते थे, इस तरह से बदला लिया जितेंद्र। शुरुआत उसने की। वो जादू टोना था या क्या था हमें नहीं पता, लेकिन हमारी बर्बादी हुई, काफी हुई। इससे पहले कि वो हमें पूरी तरह बर्बाद करता, हमने खुद ही खत्म कर दिया उसे। आओ, हम धक्का नहीं देंगे तुम्हें जैसे तुमने दिया था। बिजनेस बैठ गया है फूलचंद भैया। बाबूजी गए, जिया जी गए। हमसे गलती हो गई फूलचंद भैया, हमको क्षमा कर दो। हमने आपका अपमान किया, माफ कर दो हमको। ठीक है, तुम्हें मन से पछतावा है, यही बड़ी बात है। हमें कोई गुस्सा या दुश्मनी थोड़ी तुम्हारे ऊपर। हम सजा देने वाले, क्षमा करने वाले कौन होते हैं? रही बात मुश्किलों की, तो करेंगे, तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ये शुद्धिकरण तुम्हारे घर से, तुम्हारे मन से, दिल से उन सभी बुरी शक्तियों को भगा देगा जिन्होंने डेरा डाल रखा। अब आएगी खुशहाली तुम्हारे पास, दौड़ कर आए, देखना। ना 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 ना, तुम जाओ, बीच में नहीं उठना। बैठो 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 बैठो। तुम हमें दुनिया से उठाने के चक्कर में थे ना फूलचंद भैया। आज कुछ नया करते हैं। आज हम तुम्हें उठाएंगे हमेशा के लिए। क्या कह रहे हो तुम लोग? तुम बुलाओ अपनी शक्तियों को, अपनी ताकतों को तुम्हें बचाने के लिए। अरे पागल हो गए क्या? फिर देखते हैं तुम्हारी शक्तियां, तुम्हारी ताकतें तुमको कैसे आती हैं बचाने के लिए। पागल हो गए? क्या कर रहे हो? समझ नहीं रहे हो तुम, गलत हो जाएगा बात। कौन है? गुरुजी, हम मंजू। मंजू, वो जाप कर रहे हैं, बीच में नहीं उठ सकते। 10 मिनट बाद आना। फूलचंद को मार के अच्छे दिन लौट आए हैं तुम्हारे? हमारा मकसद अच्छे दिन वापस लाना नहीं था सर। हम कभी अच्छे दिन बुरे दिन के हिसाब से नहीं चलते थे। बस उसका हमारे घर आना और ये सब चीज़ें करना कोई ज़रूरी नहीं था। हम तो नहीं गए थे उसके घर कि हमारे लिए अच्छे दिन ले आओ। उसने खुद हमारे बाबूजी का दिमाग ख़राब कर दिया था, जबकि बाबूजी की लाइफ फर्स्ट क्लास चल रही थी और उस फूलचंद की डामाडोल। खुद की जिंदगी में तंत्र मंत्र करना चाहते थे तो करते, हमारे घर में क्यों? कानून का एक ही मंत्र है, जैसा करोगे
पैसा भरोगे। हमने इस मंच से 1000 बार कहा है, कई और लोग भी दूसरे मंचों से यही बात कहते आए हैं कि जिंदगी में ऐसा कोई भी चमत्कार या जादू नहीं होता जिसे किसी तंत्र या मंत्र से हासिल किया जा सके। अगर किसी के पास जिंदगी संवारने की ताकत है तो वो आप खुद हैं। किसी दूसरी ताकत की तलाश में इन पाखंडियों के दरवाजे खटखटाना ना सिर्फ बेवकूफ़ी है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। फिर मिलेंगे एक और नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।